आज बातचीत इस बात पे होगी कि क्या फ्रीबीज यानी जो मुफ्त में बहुत सारे ऐलान होते हैं चुनाव के वक्त या अदरवाइज भी जनता को देने के लिए, क्या वो देर तक के लिए नहीं हो सकते या इकॉनमी के ऊपर बहुत बोझ पड़ रहे हैं और उसकी वजह से आगे आने वाले भविष्य में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। दरअसल ये चर्चा ट्रिगर इसलिए हो रही है कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांटी जानी चाहिए, ये कल्चर खत्म होना चाहिए क्योंकि ये विकास का कल्चर नहीं है। इससे आने वाले वक्त में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। आगे इस चर्चा में हम आएंगे तो इसमें बहुत सारे आपके सामने तथ्य रखेंगे जो ये बात सही भी साबित करते हैं कि फ्रीबी की पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकती। दरअसल उसका ये जो फ्री शब्द है ना, ये अपने आप में एक भ्रम है और उसका बोझ कोई ना कोई उठाता है। वो टैक्स पेयर के पैसे से चीज़ें मैनेज की जाती हैं, यानी एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में डालिए, कोई अपनी जेब से नहीं देता है। लेकिन दरअसल वो एक बैड इकोनॉमिक्स के दायरे में रखी जानी चाहिए, क्योंकि अभी जब आगे चर्चा में हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें कैसे लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल खड़ी करती हैं। एक तो ये तथ्यात्मक पहलू है, इसके अलावा एक बड़ा पहलू ये भी है कि हम अपने देश में किस तरह का कल्चर डेवलप करना चाहते हैं। क्या हम लोगों के बीच में घर फ्री, अनाज फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, फिर रोज़गार के लिए भी ट्यूशन फीस फ्री, कोचिंग भी फ्री कर दीजिए, सिलाई मशीन भी फ्री में, इतनी सारी फ्री बीज शुरू हो जाती हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य में या वेलफेयर स्टेट में ये कुछ हद तक हो सकती है कि टारगेटेड आप करें, लेकिन वो चलती रहती, वो कभी खत्म नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मनरेगा। मनरेगा एक बुक एंट्री है। अगर आप इसको सही मायने में इसका अध्ययन करें 15-20 सालों में, तो ये एक बुक एंट्री है और उसको ये करंट गवर्नमेंट भी कंटिन्यू कर रही है कि आपको ये दिखाने के लिए हो जाता है कि आपके यहाँ कुछ समय के लिए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन दरअसल उसका क्या प्रोडक्टिव काम हो पा रहा है, उसका कोई कैपिटल इंटेंसिव है क्या, उसका कैपिटल एसेट क्रिएट होता है क्या उससे, ये सारे तथ्य जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि इसके और पहलू क्या हैं, इसके और ट्रिगर्स क्या हैं और किसने क्या कहा इस बयान के बाद प्रधानमंत्री जी के, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री ने किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना फ्री की पॉलिटिक्स को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए घातक है। फ्री की सुविधाओं का ऐलान करके वोट तो बटोरे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले विकास के बड़े काम नहीं कर सकते। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। प्रधानमंत्री की बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आई। केजरीवाल के मुताबिक बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना रेवड़ी बांटना नहीं कहलाता। लोगों को मुफ्त और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने को भी रेवड़ी बांटना नहीं कहते। केजरीवाल ने कहा कि रेवड़ियां नहीं बांट रहे बल्कि गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 1947 में हो जाना चाहिए था, ये काम 1950 में हो जाना चाहिए था, जो आज हम कर रहे हैं। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग।
लोकसभा के चुनाव हो या राज्यों में विधानसभा के, वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में सुविधाएं देने का ऐलान चलन सा बन गया है। इसी साल यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में हुए विधानसभा चुनावों में मुफ्त बिजली, पानी, फ्री बस सेवा, स्कूटी, स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का ऐलान किया गया। गुजरात में चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यहां सरकार बनने पर फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि वोट बटोरने के लिए फ्री की सुविधाओं का ऐलान करना सही है? क्या वोटरों को विकास के बजाय रेवड़ियां चाहिए? फ्री की सुविधाओं वाले ऐलानों के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या राजनीतिक दल इसके बारे में सोचते हैं? और कुछ राज्य सरकारों की खस्ता वित्तीय हालत के लिए क्या रेवड़ी कल्चर ही जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है और क्या ये कल्चर आगे बढ़ना चाहिए? इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरपी सिंह साहब हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कैप्टन शालिनी सिंह है हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। और दो अर्थशास्त्री हमने अपनी मदद के लिए रखे हैं। इकोनॉमिस्ट है विजय सरदाना जी और लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरविंद मोहन जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले ही मैं एक अनुरोध कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आवाज़ अड्डा में हम लोग बहुत तथ्यपरक डिबेट करते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के बीच में ना बोलें। प्लीज़ शब्दों की मर्यादा रखें और जब आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा। और पर्याप्त समय होता है, हम लोग 5 लोग हैं, 1 घंटा पूरी चर्चा करनी, मैं तो बोलूँगा नहीं कुछ। तो कोशिश ये करें कि एक दूसरे की बात को सुन के जवाब देंगे तो बेहतर एक चर्चा हो पाएगी, एक फ्रूटफुल, एक टेक अवे वाली चर्चा हो पाएगी। आरपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन ये तो सर आपकी पार्टी बहुत करती है। पूरी लंबी एक लिस्ट है, आप ही बताइए कि क्या क्या फ्री आप दे रहे हैं। नहीं, आप लिस्ट पढ़ दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आपके हिसाब से कोई लिस्ट है तो आप लिस्ट पढ़ दीजिए। अब सब अब वही देखिए, आप घुमा के आप मेरे को मतलब आप ये सोचिए रेवड़ी में और जन कल्याण में क्या मैं एक हाँ बताइए रेवड़ी और जन कल्याण में क्या फर्क होता है, मैं वो बता दूंगा। बताइए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद अगर सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को हुई तो सिर्फ केजरीवाल साहब को। कोई और प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, देश में बाकी भी राज्य हैं जहां पर विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, उनमें से तो कोई नहीं बोला। कोई ना बघेल साहब बोले, ना ममता बनर्जी बोली, ना वाईएसआर के यहाँ बोले, ना केसीआर बोले, ना हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब बोले, ना उड़ीसा के मुख्यमंत्री साहब बोले। सिर्फ केजरीवाल साहब को क्यों दिक्कत है? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनको पता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो उन पर सटीक उतरती बात, इसलिए वो बोले। सच ये है कि दिल्ली में बिजली और पानी का झूठा दिखावा दिखा करके बिजली पानी मुफ्त कर रहा हूँ और बिजली हाफ पानी। आरपी सिंह जी, मैं 1 सेकंड आपको रोकूंगा। पहले आप मुझे ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्री के बीच में आप फर्क करें, मुझे थोड़ा ये हमारे दर्शकों ये एनलाइटन करिए, उसके बाद फिर आप उनकी आलोचना करिएगा। पहले ये बताइए कि ये कैसे भेद होता है कि ये जन कल्याणकारी है, ये फ्री आपने है। वो आपने मैं एक मिनट साहब, आप बता दीजिए, मैं एक एक योजना का उत्तर दे दूंगा। परंतु जन कल्याण जैसे अभी 80 करोड़ लोगों को कोरोना के समय में भोजन की व्यवस्था हो, उनको राशन की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था की गई। अब ये एक टारगेटेड टाइम पीरियड के लिए, टारगेटेड लोगों के लिए था, क्योंकि कोरोना के चलते हुए देश में एक स्थिति ऐसी खड़ी हो गई थी जहां पर लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसकी चिंता की गई। ये जन कल्याणकारी है। ओके, तो इसलिए मैं फ्री भी बताता हूँ ना आपको। अब जब आप कहते हो कि आपने फ्री में बिजली दे दी या फ्री में पानी दे दिया और उसके बदले में सफर क्या कर रहा है, ये भी समझ लीजिए। मैं अब जो कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मुदत जी मानेंगे, बहन जी मानेंगे नहीं, क्योंकि ये इनकी पार्टी सत्ता में। मुदत जी मानेंगे क्योंकि वो समझते हैं दिल्ली के पुराने खिलाड़ी हैं वो जी। दिल्ली में पिछले 7 साल में एक नया फ्लाईओवर बता दिए बनाओ, मैं मान जाऊंगा, जो कि इस सरकार ने इनिशिएट किया। हाँ, शीला जी की सरकार के फ्लाईओवर बने, उसके रिबन काटे जरूर हैं। पिछले 7 साल में एक नया कॉलेज इस सरकार ने बनाया हो तो बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। नहीं बनाया एक नया कॉलेज, कोई एक नया स्कूल, पुराने स्कूलों को रिपेयर करके उसमें तो रंगाई पुताई कर ली, उसमें घोटाला किया, खैर तो वो हो सकता है वो किया उन्होंने, परंतु एक नया स्कूल नहीं। दिल्ली में एक नया हॉस्पिटल इनकी सरकार के रहते तैयार हुआ, वो बता दें।
हाँ, मोहल्ला क्लिनिक हुए, मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है सबको जानकारी है। आप चाहें तो कल सुबह मैं आपको कुछ मोहल्ला क्लिनिक दिखा दूंगा कि कैसे कैसे मोहल्ला क्लिनिक की क्या क्या स्थिति है। तो क्या कि आप झूठ की डुगडुगी बजाकर लोगों को फ्री का दिखावा दिखाकर जी मेरा एक चैलेंज और स्वीकार कर लें। संक्षेप में सर। हाँ। मैं चाहूंगा अगर आप माने कर एक छोटा निवेदन, मुख्यमंत्री जी, मेरे क्षेत्र में एक बुद्धनगर एरिया पड़ता है, एक संगम कॉलोनी पड़ता है, एक पांडनगर पड़ता है। नलके का पानी पी लें एक हफ्ते तक, उसके बाद कितने दिन ठीक रहेंगे देख लेंगे, तब पता लग जाएगा पानी फ्री की स्थिति पता लग जाएगी जी, ठीक कि कैसे पानी फ्री की स्थिति है। सिंह साहब, और एक मिनट, और बिजली में तो अभी इन्होंने 6%, आधा सेकंड बस आधा सेकंड, हाँ। बिजली में तो अभी इन्होंने 6% पीछे से दाम बढ़ा लिए, बिना कहे हुए 6% दाम बढ़ा दिए। दिल्ली में एवरेज लगभग 250 रुपए का बिल बढ़कर आएगा हर यूजर का। जो फ्री है तो कहाँ से बढ़ के आएगा? फ्री वाला भी मतलब, हाँ, फ्री की डुगडुगी बजाने में माहिर है। अरे 300 यूनिट तक आएगा नहीं। बजाने में माहिर है। इन्होंने कुछ प्रोमिसेस पंजाब में किए थे, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ पूरी। आगे आले में अभी आपसे जो आपने बात कही उसमें कंट्रडिक्शन है। कोरोना खत्म हो गया है, राशन अभी भी बट रहा है। कहाँ बट रहा है? अभी नहीं बट रहा राशन फ्री वाला, ना बंद हो गया। आपको गलतफहमी है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। राज्य सरकार है, जहां राज्य सरकार को जहां लगता है लग रहा है जी। तो आपकी सरकार नहीं है क्या वहां पे? वो अरे एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना। वो सर ये चिंता कर किया गया कि जिन लोगों को आर्थिक दिक्कत से गुजर रहे थे उसके लिए। मैं सर उसके तर्क में नहीं जा रहा हूं, तो आपसे ही पूछ रहा हूं। भेजे तो अरे सर, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं। दूसरी चीज मैं आपको क्या आपकी सरकार डेटा भेज देता सर? डेटा मेरे पास है। एक मिनट सर। हाँ, नहीं, मैं कोरोना का डेटा भेज देता हूं आपको, कोरोना का डेटा भेज देता हूं कि कोरोना की स्थिति क्या है। आप कह रहे हैं कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना की स्थिति देख तो लीजिए, कोरोना की स्थिति नहीं रही। साहब सुन तो लीजिए मेरी बात, पहले सवाल सुन लीजिए। आप ही से बात कर रहा हूं मैं, अभी तो शालिनी जी का नंबर भी नहीं आया। जी, कोरोना काल जी निकल गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कोरोना खत्म हो गया, लेकिन देश में तो ऐसा माहौल है कि सब जश्न चल रहा है, तो हम लोग को मान के चलते हैं कोरोना खत्म हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं अभी भी 1 लाख केस हैं, तो मैं मानता हूं कोरोना है, उसके रिस्ट्रिक्शंस कहाँ है पता नहीं। खैर वो दूसरी बात। नहीं मानता। क्या आपकी सरकार, आपका टीवी रोज बताता है आपकी, अरे सर एक आदमी भी रहेगा तब भी आप कोरोना थोड़ी मान लेंगे। देश में अमेरिका में हमसे ज्यादा है, चाइना में बहुत बढ़ रहा है, वो होता है कोरोना जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। दूसरी चीज ये बताइए आप, क्या आपकी सरकार कोई भी मुफ्त की स्कीम नहीं चला रही, हाँ या ना? नहीं, मुफ्त की स्कीम नहीं चला रही जी। ओके। वो मुफ्त की स्कीम चलाना और है, टारगेटेड लोगों की मदद करना और है। ठीक सर, ठीक। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपने एक कहा, मैं दूसरा नहीं मैं देता हूँ। आपने कहा तो दूसरा उदाहरण सुन लीजिए ना। आप अगर आप छेड़ेंगे तो जरा वापस से सहने, थोड़ा सुन लीजिए मेरा निवेदन आपसे। सुनाइए। अच्छा, आप शायद नहीं, आप पक्ष में नहीं, आप नहीं सुनाइए। मैंने कहा आप सुन रहे, मैंने कहा सुनाइए। अच्छा, सुनाइए, संक्षेप में रखिएगा थोड़ा। हाँ सुनाइए। जी नहीं, बिल्कुल संक्षेप में। देश में महिलाओं को सुविधा हो शौचालय की, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं में अगर आज पूरे देश में शौचालय की सुविधा हो और सरकार एक बार आपको शौचालय मुहैया करा दे, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, दोनों मिलकर आपको शौचालय मुहैया करा दे, तो क्या बुराई? और वो आज देश भर में बहनें खुले में जाना बंद कर दिया। वो एक टाइम की बात है ना। आप आरपी सिंह जी, छोटी बात, अभी आपने काफी लंबा हो जाएगा, फिर दूसरे के बाद मौका नहीं मिलेगा। मैं तो सिर्फ आपके तर्क पूछ रहा हूं। मुझे इस पे कोई कुतर्क इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं इसमें पार्टी नहीं हूं। आपने कहा जन कल्याणकारी योजना, टॉयलेट देना कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुफ्त की शिक्षा देना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फ्री में हेल्थ केयर मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो जो दिल्ली सरकार कर रही है, मैं किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो लॉजिक लेके आ रहा हूं कि वही बात तो वो भी कहते हैं। कैप्टन शालिनी जी, आप फ्री में क्यों बांट रही हैं? आप भी जन कल्याणकारी योजना चला रही हैं। अब सुनिएगा आरपी जी, बीच में बोलिएगा जी। मैं आरपी सिंह जी को सुन रही थी। जैसे आपने उनसे पहला सवाल ये किया कि मोदी जी ने जो फ्री रेवड़ी कल्चर की बात की है, रेवड़ी कल्चर की, तो इन्होंने सीधा ये आए और सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इन्होंने बात वहां से शुरू की। तो भाजपा की जो सबसे जो दुखती रख है वो है अरविंद केजरीवाल जी। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से। जनता में उनका जनता उनको एक्सेप्ट करती है, और अब
अभी सर अगर मैं भी जोर जोर से हंस सकती थी और इंटरप्ट कर शालिनी जी सकती थी, प्लीज तो अगर आप फोकस रहिए, आप उनकी तरफ देखिए मत, आप फोकस रहिए प्लीज, आप तो फोकस करिए। डिस्टर्ब ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, माफी चाहता हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। नहीं वो कहा, अरे आप अभी भी इंटरप्ट कर रहे हैं। सुन लिया तो आप हाँ जी जी। माफी मांगिए और शांत रहिए थोड़ी देर। जी कंटिन्यू करिए शालिनी जी प्लीज, पॉइंट पे मोदी आइएगा, जी पॉइंट पे, पॉलिटिकल नहीं। का जो डर है, किसी बात मोदी जी का जो डर पे है वो अगर अरविंद ऐसी बात केजरीवाल हंसी आ है। जाए, मोदी जी का जो डर है वो पाबंदी लगा अरविंद देंगी तो कैसे केजरीवाल बात है। बनेगी? अब आप इनको चुप कराएंगे थोड़ी देर। आरपी सिंह जी अरविंद केजरीवाल प्लीज, बहुत बड़ा हुआ आरपी है। सिंह जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं मैं बोला नहीं आप बिल्कुल मत बोलिए, नहीं आप हंसिए बिल्कुल मत गलत बात प्लीज, है। ये मत करिए आरपी बोला सिंह ही जी। नहीं, मैं तो आप अभी क्यों बोल रहे हैं, आप शांत रहिए। नहीं मैं प्लीज, मैं फिर ऑडिट डाउन करूंगा। शालिनी जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। यार आप लोग इतने सीनियर होकर के हंस रहे हैं, बीच में कमेंट करें मत करिए ना, उनको बोलने दीजिए सर, उसी से पॉइंट आपको निकलेगा बात करने का। अरे यार हंसने पे पाबंदी क्यों लगा? नहीं उनकी बात सुनिए, चलिए सर शालिनी जी कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। इनको बोलने दीजिए, इनके बोलने दीजिए, मैं भी अपनी बात हाँ, शालिनी जी, continue राजेंद्र नगर के उपचुनाव में दिल्ली की जनता ने अपने वोटों से जवाब दिया है कि उनको किसका काम पसंद है। उनको शिक्षा की राजनीति पसंद है, उनको स्वास्थ्य की राजनीति पसंद है, उनको भाजपा की ये लोगों को आपस में भिड़ाना, धर्म का विभाजन करना, इस तरह की गंदी राजनीति को उन्होंने एकदम नकार दिया है। और इसी डर से इन्होंने एमसीडी का चुनाव भी टाल दिया। इनको पता है इनका क्या हश्र होना है। राजेंद्र शालिनी जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा कि आप बोलने दीजिए। हाँ पॉइंट पे मुझे आइए। बोलने हाँ उसके बाद हम अगर अरविंद केजरीवाल शिक्षा मुफ्त करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम फ्री चिकित्सा दे रहे हैं तो हम देश की जनता, दिल्ली की जनता के लिए दे रहे हैं। जनता टैक्स भरती है। अगर इनको इतनी समस्या है तो जितने एमएलए एमपी को 5000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, ट्रैवल फ्री, 34 हवाई यात्रा फ्री मिलती है, गाड़ी घर बंगला फ्री मिलता है, इसको बंद करें ना। इसको नहीं बंद करेंगे क्योंकि ये तो अपना इनका है। अब मैं कुछ चीजें पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। श्रीलंका के नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने श्रीलंका पे नहीं प्लीज, नहीं ना सुनिए, आप सुनिए। मैं इसलिए नहीं सुनूंगा क्योंकि आप विषय में नहीं है। आप श्रीलंका का उदाहरण देंगे कि उन्होंने उनसे कहा था कि फलाने जी को कॉन्टेक्ट दीजिए, वो विषय नहीं है। विषय ये है, तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इसलिए विषय नहीं है कि जो आप अदानी को, अंबानी को, अपने चाहने वालों को फ्री में नहीं, आप हमारी कैसे फ्री में उनको नहीं, बिल्कुल नहीं आप वो बात करिए ना जो 11 करोड़ का आपने राइट ऑफ कर दिया सरकारी बैंकों का कर्जा। क्यों कर दिया? किसके पैसे हैं ये? कहाँ से आए ये पैसे? जनता के टैक्स के पैसे। और एक चुनी हुई सरकार का क्या काम होता है? आज गुजरात की सड़कों का हाल देख लीजिए। 25 साल से ये राज कर रहे हैं। वहां पे क्या गड्ढे बना रखे हैं हाईवे पे, एक बार क्या हालत हो गई है बारिश में, लोगों के घर डूब गए। और चुनी हुई सरकार का क्या काम होता है? आप लोगों को एक बेसिक जो फैसिलिटी होती है तो वो भी तो वही दे रहे हैं, वो भी तो फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो आप उनकी आलोचना क्यों कर रही हैं? आरपी सिंह हमसे पूछ रहे हैं, आरपी सिंह जी हमसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया दिल्ली में। हमने कोई नया स्कूल नहीं बनाया, इन्होंने बोला। बिल्कुल सही बात है। 25,000 हमने कमरे बनाए, सही की। हाँ कमरे बनाए। कमरे वो ऐसे कमरे थे जिसमें जानवर बैठते थे, बच्चे जमीन पर। मेरा चैलेंज स्वीकार करने, एक नया स्कूल बता दीजिए, कॉलेज बता दीजिए, हॉस्पिटल बता दीजिए, फ्लाईओवर बता दीजिए। एक नया हॉस्पिटल, एक नया स्कूल, एक नया कॉलेज। मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए। हाँ केजरीवाल साहब ने अपने घर में स्विमिंग पूल बना लिया। केजरीवाल ने स्विमिंग पूल बना लिया अपने घर में। अरे आप चुप रहिए, जब आपके लोग फ्री में सब बांटते हैं तब सब सही है। मोदी जी फ्री में बांटे तो केजरीवाल ने स्विमिंग पूल बना लिया। अभी अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा ली, अभी अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा ली। हो गया भाई। अभी अब आप दोनों लोगों ने आपस में पॉपुलर डिबेट कर ली है। अब मैं मुदित जी की तरफ जाता हूँ। प्लीज आप दोनों लोग सुनिएगा, सब लोग सुने और कोई और। हाँ नहीं दोनों लोग, आपने अपनी बात रख दी, उन्होंने अपनी बात रख दी। अब मुदित जी की बारी। मुदित जी भी तो एक बड़ी पार्टी है। मुदित जी, दोनों लोग कल्याण के काम कर रहे हैं। आपने सुना, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। जनता को कोई चीज़ अगर पहुंचाई जा रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? आप क्यों आलोचना करते हैं? आप तो केंद्र में भी नहीं है इस समय, बताइए। देखिए, कांग्रेस ने 70 साल देश को चलाया और काफी अच्छी तरह चलाया। कोई भी सरकार होती है, उनको काफी चीजों में समन्वय रखना पड़ता है। देखिए, हमें लोगों की मदद भी करनी होती है जो तकलीफ में।
लेकिन हमें देश का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इतनी रिसोर्सेज आए कि उसको हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करें जिससे कि लोग आत्मनिर्भर हों। ये दोनों गोल साथ साथ चलते हैं। देखिए, काम क्या होता है सरकार का, पैसे का इस्तेमाल ऐसे करें कि लोगों को एम्पावर करें, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो जो सोशल सेक्टर में जो खर्चे होने चाहिए, जो सब्सिडीज देनी चाहिए, वो टारगेटेड तरीके से लोगों को देनी चाहिए। लेकिन किसी भी सरकार का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए सब्सिडी या लोगों को पैसा देना सिर्फ इसलिए दो क्योंकि मुझे वोट चाहिए। अगर ये देह बन जाता है तो वो जो कहते हैं ना फाइन लाइन, जिसको आपको मैं कहता हूं जो समन्वय बनाना होता है, वो टूट जाता है। फिर सरकारें क्या करती हैं, वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं देखती, वेरी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, वो भी देश का नहीं, राज्य का नहीं, अपना खुद का देखने लगती हैं। और वो ये समझती हैं ये जो पैसा है ये मेरे खुद का पैसा है, मैं जैसे चाहूं उसको खर्च कर सकूं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें खत्म हो जाती है। तो वो समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, जो कांग्रेस ने 70 साल बनाया। उसके मैं उदाहरण देता हूं। हमने 70 साल लोगों की मदद भी की, सब्सिडीज भी दी, मनरेगा भी किया, जो पॉवर्टी लाइन में लोग थे उनको उठाया भी, लेकिन साथ साथ देश को आगे भी बढ़ाया। अगर हमारी जीडीपी 1947 में 3 लाख करोड़ थी तो आज 1.5 लाख करोड़ के आसपास आने को तैयार है। जो लिटरेसिटी 12% थी आज 74% हो गई है। रोड्स की बात करता हूं, सिर्फ 4 लाख किलोमीटर रोड थी, वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी जब देश आजाद हुआ था। आज 64 लाख किलोमीटर रोड है। ये सारा काम कांग्रेस ने किया, डेवलपमेंट भी की, लोगों की मदद भी की, सब्सिडीज भी की। देखिए, जब प्रधानमंत्री या केजरीवाल जी ये चीज बोलते हैं उसमें हिपोक्रेसी नजर आती है। प्रधानमंत्री जी की तो आदत है वो हेडलाइन से जंप करते हैं, ही जंप्स फ्रॉम वन हेडलाइन टू द अदर, कंसिस्टेंसी कोई है नहीं। आज कह रहे रेवड़ियां बांट रहे हैं। अभी यूपी में इलेक्शन खत्म हुए हैं 2022 में, उसमें बीजेपी ने खुद कहा था हम फार्मर्स को 5 साल फ्री बिजली देंगे। उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं, अब उन्होंने कहा दिवाली और होली में हम फ्री सिलेंडर देंगे। आप फ्री सिलेंडर दें एक अलग बात है, लेकिन लोगों को एम्पावर करें कि वो जो 1000 रुपए का सिलेंडर है वो खरीद सकें, नहीं तो सिलेंडर के दाम कम करें। फ्री की बात करते हैं, मोदी जी ने तो आयाम बना लिया फ्री का, अब वो लोगों से पैसा लेने लगे उल्टा। मैं आपको बताता हूं, पेट्रोल में जब पिछले 5 साल में, जब 2014 के बाद, संक्षेप में सर जी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम कम हो रहे थे, तो मोदी जी ने वो दाम लोगों को नहीं पास ऑन किए, लोगों से टैक्स कलेक्ट उल्टा शुरू कर दिया। तो यहाँ तो इन्होंने उल्टी गंगा भाई, तो मतलब इन्होंने फ्री बंद कर दिया, पैसा बटोरना शुरू कर दिया। तो आप तारीफ कर रहे हैं उनकी। अरे मोदी जी, आप बिहाइंड साइड में तारीफ कर रहे हैं उनकी कि उन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया, फ्री में नहीं दे रहे हैं। आप उनकी एक्चुअली तारीफ कर रहे हैं। देखिए, वो हर चीज में, आप एक बात बताइए, हाँ, अडानी जी को आप हर चीज फ्री में दे रहे हैं, वहां श्रीलंका गए, कौन सी चीज फ्री में मिल रही? देखिए प्लीज, आप, मैं एक विनम्र अनुरोध है आप सभी लोगों से, दिक्कत क्या सर, मोदी जी, आरपी सिंह जी और शालिनी जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज देखिए मुझे 2 मिनट, डिबेट उस तरफ मत ले जाइए। दुनिया में कहीं किसी को कोई चीज फ्री नहीं मिलती, आप पॉलिटिकल आरोप लगा के निकल जाते हैं। आज आप शालिनी जी रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। मना नहीं कर सकते। अगर 12,000 करोड़ का लोन, सुनिए ना मैडम जी, अरे आपके पास आऊंगा तो आप कह दीजिएगा, एक बार मोदी जी को कंप्लीट कर लेंगे। मैं तो सबको समय दे रहा हूँ, कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे। जी मोदी जी जल्दी खत्म करिए, 10 सेकंड में। और मोदी जी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जो उनको समय में पड़ता है वो बोल देते हैं। दूसरी चीज, केजरीवाल जी की बात करते हैं, वो फ्री कहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने लोगों को एम्पावर किया? क्या दिल्ली में एक नया फ्लाईओवर बना, एक नया हॉस्पिटल बना? आपको बताता हूं, 2014 में शीला जी के सरकार में जितने बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते जी थे, मोदी जी रुक जाइए, ये बात उन्होंने बता दिया कि कितने 60,000 कमरे बनाए उन्होंने। 60,000 बनाए ना मैडम आपने? नहीं हुई है, उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई है। सुनिए सर, सुनिए ना मोदी जी, उसमें कमी आई है। शालिनी जी ने अभी कमरे गिनाए, मैं ये कह रहा हूँ, अरे आरपी सिंह जी भाई एक मिनट रुकिए ना सर। आप लोग वोट करने के लिए, वोट लेने के लिए बात समझनी पड़ेगी। अब एक साथ सारे लोग बोलेंगे, कोई फायदा नहीं सर, कोई लक्ष्य नहीं हासिल होगा। सवाल पूछने दीजिए मुझे। चुनाव जीतने के लिए, अभी आपने कहा कि ये लोग वोट मांगने के लिए ऐसा करते हैं। भाई साहब जी, यूपी में स्कूटी कौन बांट रहा था? जीत जाते तो बांटते। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए लोन किसने माफ किया था? आप ही ने किया था ना सर। तो लोगों हमाम में सब नंगे हैं सर, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। सारे दल अपने समय पर ये काम करते हैं, बाद में उसको जस्टिफाई करते हैं। ये आपका हक है, आप करिए जस्टिफाई, कोई इश्यू नहीं। मैं तो उसको सिर्फ आपके सामने समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं अपने दोनों अर्थशास्त्री मेहमानों के पास चला जाऊं।
मैंने ये नहीं कहा था, आपने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया। अच्छा, आपने ही कहा कि चुनाव जीतने के लिए यूपी में देखिए अभी कहा कि कर्जा बिजली फ्री देंगे, ये तो आपने भी तो कहा था स्कूटी फ्री में देंगे। आपने फिर मेरी बात ध्यान से सुनी। अच्छा, मैंने ध्यान से सुना नहीं सर, राइटिंग ऑन द वॉल है, इसमें क्या ध्यान से सुनने के, बाकी आप अपने वो पढ़ लीजिए मैनिफेस्टो। तो आपका एजेंडा होगा, मुझे क्या पता। मेरा एजेंडा देखिए यही है, मदद मैं अपने अर्थशास्त्री से लेता हूँ। अरविंद मोहन साहब प्रोफेसर है आप अर्थशास्त्र के, और मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। आपने मुझे एक बार बचपन में पढ़ाया था कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये बात झूठी है, फ्री लंच मिलता है सर। देखिए आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, अरविंद मोहन साहब से पूछे, प्रोफेसर साहब से। जी प्रोफेसर साहब। हाँ देखिए नीरज जी, ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ के हमें उसकी गंभीरता पर ध्यान देना चाहिए। और शायद दो बड़े मुद्दे हैं यहाँ। पहला मुद्दा है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस साल के फाइनेंसेस देखें तो 12,000 करोड़ का स्टेटस 12 लाख करोड़ का स्टेटेड फिस्कल डेफिसिट है, जो संभवतः 16,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। टोटल बजट का साइज आपका 40 लाख करोड़ से कम का है। 40 लाख करोड़ से कम में आप 16 लाख करोड़ रुपए डेफिसिट क्रिएट करेंगे, जो देश के बैंकिंग सिस्टम पर, देश की मुद्रास्फीति पर, सब पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। इसको करेक्शन की जरूरत, ये पहला मसला है। दूसरा मसला है कि आम आदमी बहुत मुश्किल में है, उसको कुछ सपोर्ट चाहिए। जब 1970 में देश में 1% ग्रोथ होती थी तो 0.4% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था 1% ग्रोथ पर। आज स्थिति यह है कि जब 1% ग्रोथ होती है तो 0.01% से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। मोटे तौर पर ये पूरी जो ग्रोथ हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें फोकस है, ये नॉन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ की स्टोरी है। पॉवर्टी भी उसी तरह बढ़ रही है, गरीब आदमी, आम आदमी पिसता चला जा रहा है। तो इसको भी सपोर्ट की जरूरत है। दिक्कत यह है कि यहां पॉलिटिकल क्लास को एक मौका मिल जाता है, और जैसा आपने कहा कि हमाम में सब नंगे हैं, किसी पार्टी में कोई फर्क नहीं, जिसको मौका मिलता है पॉलिटिकल माइलेज ड्रॉ करने के लिए सब एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई 19 नहीं, कोई 20 नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि देश में कोई सोशल सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं है। जरूरत इस बात की है कि एक सोशल सेफ्टी नेट आपको क्रिएट करना होगा, एक ऐसा सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म कि आम आदमी को, जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों में सिस्टम है, उसको एक मिनिमम सपोर्ट होगा, जो उसका संवैधानिक अधिकार होगा। आपको संवैधानिक जामा पहनाना होगा। सबसे आसान तरीका होगा, आप FRBM एक्ट को फर्दर अमेंड करें। 2003-4 में आप FRBM एक्ट लेकर के आए, आज पूरे देश में उसकी वजह से काफी फिस्कल करेक्शन हुआ। वहां पर आपको ये प्रोविजंस ले डाउन करने पड़ेंगे कि आप आम आदमी को किस तरीके की सोशल सिक्योरिटी देंगे, किस लेवल तक देंगे, उसका बजट में क्या प्रोपोर्शन होगा। इसका एडवांटेज ये होगा कि आम आदमी को जो सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है, क्रिटिकल मिनिमम मिलना शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हम जिस तरीके के फ्रीबीज बांट रहे हैं, उनको अगर हम सब शामिल कर लेंगे केंद्र और राज्य सरकारों को मिला करके, तो हम इस तरीके का एक अमली जामा उसको पहनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। जी, एक बार अगर हम ये कर लेते हैं, संवैधानिक राइट क्रिएट हो जाएगा आम आदमी का, वहां पर पॉलिटिकल माइलेज ड्रॉ करने का मौका नहीं होगा। फिर हम शायद, जो दूसरा चैलेंज हमारा है, जहां हम ग्रोथ की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इत्यादि की, आज पॉलिटिकल क्लास के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। हम अपना मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, अगले इलेक्शन में हमने उसमें क्या किया, जनता के पास कोई तरीका नहीं है कि उसके लिए अकाउंट फॉर कर सके। जनता के पास कोई पैमाना भी नहीं है इसमें क्या अचीव किया, आपने क्या कहा था। फिर शायद हम ज्यादा अकाउंटेबिलिटी तय कर पाएंगे, पॉलिटिकल क्लास लेफ्ट से राइट। जी अरविंद जी, नहीं सर, अरविंद जी, एक जनता को भी ना, जनता को भी तो अब उसको भी पता है कि यार जो मिल रहा है पहले ले लो, बाद में पता नहीं क्या मिले न मिले। तो जो उस समय बढ़िया पक्का वादा फ्री का हो जाए, तो जिसका बेटर ऑफर होता है, पब्लिक उधर वोट करने चली जाती है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मेरे विद्वान प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से सोच लें, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। सर 74% डेट टू GDP है देश का, 60% की सीलिंग होती है स्टैंडर्ड तौर पे। कई राज्यों की अभी आगे चर्चा करेंगे, बड़ी खराब स्थिति है। केंद्र की भी वैसी स्थिति है। एक तो कोरोना की वजह से विशेष परिस्थिति भी पैदा हुई, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं वो एक होड़ जैसी दिख रही है। किसी को जो FRBM कह रहे हैं ना सर, FRBM इंडिविजुअल पार्टीज पे लागू होना चाहिए। सरदाना जी, ये जो कल्चर शुरू हो गया है, होड़ लग गई है, ये विकास में बाधक है क्या? हमको लगता है विकास कर रहे हैं ये लोक कल्याण कार्यक्रम है ये।
सबसे पहले आप सबको, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस की। अगर गवर्नेंस और पॉपुलिज्म में फर्क है तो हमें आंकड़ों को देखना पड़ेगा। मैं आपके सामने नीरज जी कुछ आंकड़े रखता हूं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। दिल्ली में एवरेज पर कैपिटा इनकम है 4,01,000 रुपए, जो एवरेज हिंदुस्तान से 3 गुना ज्यादा है। उसके बाद भी अगर आप हर इंसान को 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं तो क्या ये गवर्नेंस है? जो लोग गाड़ियां खरीद सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं, फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, 5 स्टार पे खा सकते हैं, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री देना चुनावी वादे के रूप में, क्या ये पॉपुलिज्म है या गवर्नेंस है? ये इस देश की जनता को और दिल्ली को सोचना होगा। निश्चित रूप से दिल्ली में 15% गरीबी है, 15%, जिसको करीब 20-22 लाख के आसपास लोग हैं जो बीपीएल फैमिलीज हैं। उनको आप दीजिए, बिल्कुल कल्याणकारी काम है, जरूर करना चाहिए, लेकिन सबको 200 यूनिट बांटा जाए, ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है? ये समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ हम ये इस बात को लेकर तारीफ करते हैं कि हमारा, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव बजट है। तो सर, अगर पॉजिटिव बजट है तो 3 आंकड़े मैं आपके सामने और रख रहा हूं। सीएजी की रिपोर्ट, जिसकी हम लोग तारीफ कर रहे हैं कि साहब पॉजिटिव बजट है, पॉजिटिव बजट है, उसमें कुछ और आंकड़े हैं जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। दिल्ली पावर कंपनी और डीटीसी मिलके दिल्ली में 37,124 करोड़ का घाटा है और ये दोनों संस्थाएं पूरी तरह बर्बाद हो गई है। ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, पैराग्राफ 5.8.2 पे। सारी जनता को कहूंगा डाउनलोड करके पढ़ ले, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आंकड़े रखा। उसी समय दिल्ली की सरकार ये कहती है हम सरप्लस हैं, लेकिन पिछले साल ग्रांट इन एड जो सेंटर ने इनको दिया था वो 9,473 था, और इस साल के बजट में जो ग्रांट इन एड मांगा जा रहा है सेंटर से वो है 12,590। अगर सरप्लस है तो सरकार से फिर ग्रांट इन एड क्यों चाहिए? आप अपना मैनेज करिए, बाकी जो देश में गरीबी है केंद्र का पैसा वहां जाने दीजिए। उसके अलावा आप उधार लेते हैं। पिछली बार आपका डेट था 34,400, जो इस बार आपका बजट कहता है 40,600 हो गया। कहने का मेरा मतलब बहुत सिंपल है सर। मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली में हम सब जानते हैं ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, रोड्स का प्रॉब्लम है। ऑल इंडिया एवरेज, हर देश अपने, हर राज्य अपने देश में एवरेज, नेशनल एवरेज है सड़कों और रोड ब्रिजेस पे खर्चा जो करता है जी, अपने ऑल इंडिया बजट का 4.7% करता है, जबकि दिल्ली मात्र 3.8 करता है, जबकि हमारे यहाँ ट्रैफिक की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की हमारे सीएम साहब बहुत बात करते हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ बजट ऑल ओवर इंडिया, एवरी स्टेट का अगर एवरेज निकालें तो वो 2.9% होता है, जबकि दिल्ली में मात्र 0.9% है जी। अब मेरा ये कहना है, लास्ट लाइन कह दूं आंकड़े रखने के बाद, क्या हमें पॉपुलिज्म और गवर्नेंस के बीच में फर्क करना नहीं चाहिए? अगर हम सिर्फ इसलिए जनता को रिश्वत दे रहे हैं कि वोट मिल जाए और हमारे पास कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, सिर्फ रिश्वत है, जनता को रिश्वत देना, उनको बर्बाद करना, देश की संपत्ति बर्बाद करना ताकि मेरी कुर्सी बच जाए, अगर ये गवर्नेंस है तो फिर पॉपुलिज्म आप किसको बोलोगे? थैंक यू। शालिनी जी, जवाब आपको देना है। कई सारे सवाल उन्होंने दिल्ली स्पेसिफिक और नंबर के हिसाब से रखे कि अगर इतनी अच्छी पर कैपिटा बढ़ रही है तो फिर सबको फ्री देने की क्या जरूरत है? टारगेटेड क्यों नहीं हो सकती वो 15% लोगों के लिए? बिल्कुल सही, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। अब मैं अपनी बातें कहूंगी। दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देती है। अगर आपकी खपत 200 तक है तो आपको फ्री मिलेगा, आपकी खपत 400 तक है तो आपको हाफ मिलेगा, और उसके ऊपर आपको पूरा बिल देना पड़ेगा, चाहे वो 200 यूनिट है वो 400। तो सबके घरों में 200 यूनिट कंज्यूम नहीं होता, इसलिए सबको फ्री बिल नहीं जा रहा है। जो 200 यूनिट तक बिजली यूज कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं जो बेनिफिट हो रहे हैं, जिनके घर में 4-4 एसी, बड़े बड़े फ्रिज और तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे, उनका
बहुत रेयर होता है कि 200 यूनिट तक उनकी बिजली फ्री जाती है। लेकिन ये एक स्कीम है, अगर आप अपनी बिजली, इसमें आप बिजली की बचत भी कर रहे हैं क्योंकि आप अगर उस हिसाब से चला रहे हैं। उसके बाद हम देते हैं 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त है। अगर आपका उसके ऊपर 1 लीटर भी पानी एक्स्ट्रा होगा तो आपको 20,000 लीटर तक का भी पानी का बिल पे करना पड़ेगा। ये भी सबके लिए है और उनके लिए भी है जो बीपीएल लाइन के नीचे है और जो इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब हम शिक्षा की बात करते हैं। हम फ्री शिक्षा देते हैं, क्यों? क्योंकि देश में शिक्षा ही है जो देश को आगे बढ़ाएगा और हमें बहुत गर्व है कि हम शिक्षा, यही तर्क तो सारे लोग देते हैं। अब आप मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट। आप नहीं, सारे लोग यही तर्क दे रहे हैं ना, यहाँ तक लेके आए। नहीं, सारे तर्क। और अगर इसको फ्री की रेवड़ी बांटना कहते हैं कि अगर हम शिक्षा के माध्यम से देश का उत्थान कर रहे हैं, हम दिल्ली की जनता को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को, जिन्होंने पूरा जीवन देश के योगदान में किसी न किसी तरीके से योगदान किया है, और आज अगर केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल उनको तीर्थ यात्रा योजना करा रहे हैं, 45,000 लोगों को अब तक इसका फायदा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं फरिश्ते योजना की, जिसमें कि दिल्ली एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंतर्गत अगर किसी का भी दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाता है, उसका मुफ्त इलाज, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। 13,000 से ज्यादा लोगों की जान। अरे बाबा, यही बात तो सारी सरकारें कहती है। शालिनी जी, आपने स्कीम मत गिनाइए मुझे प्लीज। ये स्कीम सबको मालूम है, सारे लोग यही लॉजिक देते हैं। उस लॉजिक का नतीजा देखिए ना क्या हो रहा है। सदानंद जी, क्या जवाब देना चाहते हैं आप? नहीं शालिनी, स्कीम सबको पता, सबने पढ़ रखी है। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी हम फ्री देंगे और उसके बाद पैसा लगाएंगे, आप दिल्ली में जाके देखिए कितने पानी के मीटर काम कर रहे हैं और कितने बिजली के मीटर ईमानदारी से चल रहे हैं। एक करप्शन आपने इंसान को, आम आदमी को ये सिखा दिया है कि अपने बिजली के बिल और पानी के बिल अगर आपको कम रखने हैं तो आप अपने मीटरों के साथ टेम्परिंग करें। अनफॉर्चुनेटली ये जो करप्शन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी करप्शन से जनता को करप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। आप दिल्ली में रोजगार दीजिए ना, आप लोगों को ये बोलिए कि हम आपको अच्छा स्कूल देंगे, हम आपको एजुकेशन फ्री दे रहे हैं आपके बच्चों के लिए, हम आपको टेंजिबल प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप वो चीजें क्यों दे रहे हैं जो आदमी अफोर्ड कर सकता है? 200 यूनिट साउथ एक्स में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे भी लोग हैं बंगले में रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं, अपना आराम से घर उनका चल सकता है, लेकिन टेम्परिंग है बिजली की। वहां पे लोग, उनके मजदूर, उनके नौकर एसी चला के रहते हैं लेकिन बिजली का बिल नहीं आता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपने इस चीजों पे, हवा में मत बातें करिए। अरे भैया, आप एक काम, आप ऐसा है ना, आप मैं आपकी कंप्लेंट कर रहा हूँ। आपने शालिनी जी, आप कह रहे हो कि शालिनी जी, आप ऐसा है, दिल्ली में जाके पहले मीटरों का सर्वे करिए। आपके पास लोड आता है हर कॉलोनी का, हर घर का, आपके पास डेटा है, ये पता करिए एवरेज। ऐसा आप बोलिए मत। अब आपके पास आंकड़ा नहीं है। नहीं, आंकड़े, यही तो दिक्कत हो जाती है सर। अच्छा, एक मिनट मुझे ब्रेक लेना है। शालिनी जी और सदा जी, ये क्या एक तरीका हो सकता है कि मान लीजिए मेरा एक बड़ा सा घर है, हम उसमें 2 भाई रहते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली में, उसमें 2 मीटर लगा लें, 3 मीटर लगा लें, क्या ये ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं क्या? पूछ रहा हूं मैं ऐसे ही। अपना घर किराए पे देता हूं, 4 फ्लोर है, 4 मीटर है, उसके बाद स्प्लिट है फर्दर। कहने का मतलब, देखिए दुनिया क्रिएटिव है, आप दुनिया को मूर्ख मत समझिए। अगर आप उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं तो ज्यादा लॉलीपॉप कैसे लेनी है लोग दिमाग चलाते हैं। तभी तो इस देश में टैक्स चोरी होती है, तभी तो इस देश में पुलिस वालों को रिश्वत देके हेलमेट के बगैर निकाला जाता है। आपने इस देश को करप्ट कर दिया अपनी घटिया राजनीति के लिए। आपने इस देश के कैरेक्टर असैसिनेशन की तैयारी कर ली ताकि आप इनको फ्री लॉलीपॉप दें और वोट मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास सदानंद जी, ये काम तो सारी पार्टियां करती है, आप खाली आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस भी। जब आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं किसानों का पैसा किसान के खाते में, गरीब को आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए ना 200 यूनिट की बिजली चार्ज करिए, उसको 200 यूनिट बीपीएल फैमिली को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये लॉलीपॉप बांटने की क्या जरूरत? छोटा सा एक ब्रेक लेना है मुझे,
छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट के आके मोदी जी और सिंह साहब से थोड़ी और चर्चा होती है कि भाई इस कल्चर पे रोक लगेगी या ये और बढ़ेगा, और ऐसे ही हर 6 महीने बाद चुनाव आएंगे और नए नए ऑफर्स आते रहेंगे। दरअसल बहुत स्थिति इकोनॉमिक ख़राब हो रही है और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत मुश्किल होगी। देखिए, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, अच्छा लगे बुरा लगे। अच्छा, इसमें जितने लोग शो देख रहे हैं उसमें 80% लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये GSDP क्या होता है, ये बार बार डेट टू GDP बता देते हैं। उसको मैं बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी कर्ज पे चल रही है, आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कर्जा लो घी पियो वाली फार्मूले पे ये पॉलिटिक्स चलती है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ और अच्छे से आप इस विषय को समझने। देखिए, RBI की एक रिपोर्ट आई एकदम ताज़ा, उसमें 10 टॉप ऐसे राज्यों का जिक्र किया गया है जहाँ पे डेट की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस समय पंजाब में GSDP के सामने 53.3%, राजस्थान 39.5%, बिहार 38.6%, केरल 37%, और दिखाइए अगली पेज दिखाइए, उत्तर प्रदेश क्लोज टू 35%, पश्चिम बंगाल 34.4%, झारखंड 33%। तो अब ये जो 10 राज्य हैं इसमें किसी एक दल की सरकार नहीं, सभी की सरकारें हैं मिलीजुली। इसमें BJP की भी है, इसमें लेफ्ट की भी है, इसमें ममता जी भी हैं, इसमें सारे दलों की सरकारें हैं और पंजाब उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस विषय को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। सिंह साहब, आपसे पहला सवाल है, क्या सरकारें, अब इसको पार्टी लाइन पर मत जवाब दीजिएगा, आप लोग चूँकि अंदर मंथन करते होंगे ना, इस पर कोई सोचता है कि जिस परिस्थिति में ये देश हम लोग पहुँचा दे रहे हैं फ्री करके, तो बताइए ये कर्जा कैसे चुकेगा, कैसे उतरेगा? जी धन्यवाद। इसी बात के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि आप फ्रीबीज की जगह लोगों को सुविधाएं दें जो कि जरूरत है। मैंने शुरू में कहा, अनिता लेगी मेरी बहन, आपने कहा 60,000 कमरे, मैं जब 25,000 कमरे, आपने कुछ कमरे बताए, मेरे साथ चलने एक बार दिखा दीजिए 25,000 कमरे। मैं आपको कुछ फोटो भेज देता हूँ दिल्ली के स्कूलों की, सर, दिल्ली सरकार के स्कूलों की फोटोग्राफ भेज देता हूँ, आप देखिए क्या स्थिति है वहाँ पर। आपने पता नहीं, अरविंद केजरीवाल पे घूमते रहते हैं आप लोग। नहीं, आप मोदी जी ने बोला तो आपने बोला कि सबसे ज्यादा तकलीफ अरविंद केजरीवाल को। शालिनी जी, मैंने कहा था ना कि अपनी बारी में मैंने आपको समय दिया ना पर्याप्त। ये जब ये मेरी बारी में बोले थे तब तो आपने नहीं इनको रोका। नहीं, मैंने रोका था इनको, नहीं मैंने इनको तुरंत रोका था। नहीं, गलत बात, मैं एक दूसरे की बारी में बिल्कुल नहीं बोलिए, समय कम है इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, आपकी बारी आई है तो आप भी तो सरकार केंद्र को टारगेट कर रही है ना, इसलिए बोलने दीजिए उनको, बोल लीजिए अपनी बारी में प्लीज। RP सिंह जी कंप्लीट करिए अपनी बारी में, आपको तो मैं इतना समय दे रहा हूँ ना। जी नहीं, इट इज एब्सोल्युटली फेयर। जो लोग देख रहे हैं, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूं, बल्कि सबसे कम समय मैं अपने इकोनॉमिस्ट को दे रहा हूं, सबसे ज्यादा समय आप ही लोग बात करें, बल्कि मोदी जी के पास मैं दोबारा जा भी नहीं पाया हूं। संक्षेप में रखिएगा सिंह साहब, आप प्लीज बोलिए। सिंह साहब कंप्लीट करिए। मैं अपनी बात संक्षिप्त करूंगा ताकि आप मोदी जी को समय, जी धन्यवाद, बिल्कुल संक्षिप्त, ताकि मोदी जी को समय दे सके। बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सबको समय मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं जो विषय रख रहा था कि सच, एक मिनट मेरा निवेदन सुन लें। निवेदन यह है कि जब हम संसाधनों का उपयोग ठीक जगह करेंगे, चिंता करेंगे। इन्होंने अभी गुजरात के खड्डों को बताया, कौन सा गुजरात में कब खड्डा देखा, मैं चल ही दिखाता हूँ कैसी सड़कें, मखमल जैसी सड़कें। मैं दिल्ली की सड़कें जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दिखाता हूँ, रंजनगर की सड़कें दिखाता हूँ। वोट में चुनाव जीत जाना आपका और कारण से जीत के, फिर टोका नहीं मैंने आपको, टोका के आपको मैंने टोका के आपको, अच्छी बात नहीं बहन। दिल्ली की सड़कों की हालत क्या है, दिल्ली चलिए जी, इनसे डिबेट करा लीजिए अगली बार से। नीरज जी, हमें मत बोला। क्या ये तरीका आपका? मैं मना कर रहा हूँ फिर भी आप लोग बीच बीच में बोलते हैं, यही पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने उनको तब भी रोका था, आप सुनती नहीं है क्या? अपने बारे में आप सुनती नहीं, किसी के बारे में। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाइए, सामने वाले को अपनी बात रख लेने दीजिए, जब आपका मौका आएगा तो आप उनको सुना दीजिएगा। और सुना ही रहे आप लोग, एक भी नंबर्स लेके कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती, खाली एक दूसरे को सुना रहे हैं। ये जनरल चैनल की डिबेट की तरह आप लोग डिबेट कर रहे हैं। अब आप दोनों लोग सुनिए, मोदी जी आप बोलिए कैसे परिस्थिति चलेगी? राजस्थान का डेट देखिए, आपकी सरकार वहां पे, अभी जहां आप छोड़ गए पंजाब, वहां देखिए क्या स्थिति है। देखिए, मैं किसी भी चीज की कह रहा हूँ, सरकारों का काम होता है लोगों की मदद जरूर करे, लेकिन दूरदर्शिता भी रखें। ये ना हो कि कहां दूरदर्शिता दिख रही पंजाब और राजस्थान में? प्लीज बोलने दीजिए ना। जी बोलिए।
बात करूंगा। अगर कांग्रेस ने वही नीति अपनाई होती जो आप कह रहे हैं, तो देश आज 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान विश्व में नहीं बनती। ये आपको सोचने की जरूरत है। मैं ये कभी नहीं कह रहा क्योंकि हमने लोगों की मदद की इसलिए आपके हमने सिर्फ फ्री का काम किया, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। दिल्ली की बात आते हैं, देखिए एक होता है काम करना, एक होता है प्रोपेगेंडा करना। हेल्थ की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, कोरोना में पिछले 1 साल पहले कितने लोगों की मृत्यु हुई दिल्ली में? ना वेंटिलेटर थे, ना आईसीयू थे, ना बेड थे। वो सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक कहां गए? ज्यादातर के अंदर गधों के अस्तबल बने हुए। अगर आप कभी जाके दिल्ली का सर्वे तो कीजिए, देखिए वो कहते हैं एजुकेशन बहुत सुधार दी। अरे बाबा, कितने स्कूलों में सुधार दी है? कितने बच्चे बढ़े हैं? पिछले 10 साल में हार्डली बच्चा बढ़ा है जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाता है। उसके अंदर इन्होंने करप्शन और की, उसको जो इन्होंने नए कह रहे हैं जो क्लासरूम बनाए हैं, एक स्कूल नया नहीं बनाया। देखिए हिंदुस्तान में प्रॉब्लम और दिल्ली की प्रॉब्लम थी क्वालिटी टीचिंग, उसको सुधारने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। आपके पास कांग्रेस ने एक इंटरनेट का इतना अच्छा माध्यम देश में बनाया था, अरे दिल्ली में उसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते। अगर आपकी क्वालिटी टीचिंग की प्रॉब्लम है, उसको आप कॉम्प्लीमेंट करते डिजिटल बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड के साथ। वो आपने किया नहीं। पोल्यूशन में दिल्ली का बुरा हाल किसी भी पैमाने में आप देख लीजिए। ट्रैफिक की व्यवस्था दो लाइन अपने रूल्ड स्टेट्स के बारे में भी बोल देते तो अच्छा लगता ना सर। आप ले लीजिए, देखिए कोरोना में जब राजस्थान के बारे में बात हुई, तो दिल्ली में भी तो कोरोना था, जो आपके ऊपर लगता है वही इनके ऊपर भी लगता है। देखिए दिल्ली और राजस्थान में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात दिल्ली की इनकम और राजस्थान की इनकम में कितना फर्क है, लेकिन राजस्थान में काफी बड़ा सुचारू रंग से काम चल रहा है। और जो दिल्ली में होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो पिछले 10 साल में बढ़ा? मैं आपको वजह बता रहा हूं क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वजह सिर्फ सरकार की ये है शॉर्ट टर्म वोट कैसे लें। इलेक्शन टू इलेक्शन की राजनीति है। मैं लोगों को रोज बेवकूफ बना के प्रोपेगेंडा करके वोट कैसे लूं। अगर आपने हेल्थ व्यवस्था सुधारी होती तो कोरोना में उसकी पोल नहीं खुली होती। ये सोचने की बात है। अगर आप एजुकेशन की, जैसे मैंने आपको बताया, अगर दिल्ली सरकार इतनी अच्छी एजुकेशन दे रही है तो पिछले 10 साल में कम से कम दुगने स्टूडेंट्स हो जाने चाहिए थे। दिल्ली की पॉपुलेशन मुदीर जी रुक जाइए। देखिए मेरे इस पे एक मेरी आपत्ति आप तीनों लोगों से, या दोनों लोगों से रादर, मतलब ठीक है दिल्ली सरकार की आप इतनी आलोचना करें, लेकिन पूरा शो आप दिल्ली की आलोचना पे ही नहीं निकाल सकते हैं। आपके अपने राज्यों में वही स्थिति है। नया कल्चर शुरू हुआ है, तो कल्चर इन्होंने शुरू किया गया तो अभी 14, 15, 13 से आए हैं, उससे पहले तो आपका कल्चर था ना सर। लेकिन आप लोगों की मदद करना आपका ध्येय लोगों की सर इन्होंने आपसे ही सीखा है, आपसे ही सीखा है, सीख लिया आपसे उन्होंने, और आपसे बेटर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ये आपसे ही सीखा और आपसे अच्छा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। की मदद करना और वोट बटोरने में फर्क होता है, इसको समझना। जी अब सिंह साहब उनको एक मौका फिर से दोबारा देते प्लीज अपनी बारी में। शालिनी जी पहले आप, लेकिन कोई बीच में नहीं बोलेगा, और ज्यादा नहीं, 1 मिनट बोलिए, अपनी बात रखिए, बोलिए शालिनी जी। मोदी जी ने बहुत सारी बातें दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल और केजरीवाल जी के, तो इन्होंने 70 साल इन्होंने खुद बोला, इन्होंने हिंदुस्तान में इन लोगों ने बहुत सारा गवर्नेंस किया, तो जितनी कमियां इन्होंने बताई तो इन्होंने उन 70 सालों में दिल्ली को क्यों नहीं सुधार लिया? अगर स्कूलों का स्तर इतना खराब था तो इन्होंने क्या किया कि वो और बदतर हो गई। मोहल्ला क्लिनिक, इनको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक में लोग भर्ती नहीं होते हैं। जो इन्होंने कहा कि कोविड में मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए? मोहल्ला क्लिनिक आपको भर्ती करने के लिए नहीं होता, इट्स हाफ ओपीडी की तरह चलता है। और आप जिस मोहल्ला क्लिनिक का नाम बता रहे हैं, आप बताइए कहाँ पे आना है, जो आप कह रहे हैं जहाँ गधे घूमते हैं। उसके बाद 4 लाख प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने इस बार सरकारी, बीच में मत बोलिए, 4 लाख इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, जब आप भी मुझसे पूछ रहे थे तो मैं सुन रही थी, अब जवाब दे रही हूँ। अब आपको एंकर चाहिएगा तो बोलिएगा ना। 4 लाख प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है। अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर इतना खराब होता तो बच्चे प्राइवेट स्कूल उसका जवाब दीजिए। 10 साल में कितने अभी अप्लाई किया? अरे बड़े कितने वो बताइए, उसका जवाब नहीं देंगे। अरे 10 साल में बड़े कितने मैडम वो बताइए। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए ना। टाइम अप 1 मिनट हो गया, आपका समय समाप्त हो गया मैडम। आपका आपने अपनी बात रख दी स्कूल और हेल्थ और सबके। आरपी सिंह जी 1 मिनट इसकी चिंता करेंगे आप लोग कि नहीं करेंगे कि जो इतना ज़्यादा फ्रीबी में शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, जो इतना डेट बढ़ रहा है, जो राज्यों की स्थितियां खराब हो रही हैं और चुनाव जीतते के समय फिर से आके वो ऑफर कर देते हैं, इस पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी?
बिल्कुल इसकी चिंता करनी चाहिए और जनता भी खुद चिंता कर लेगी, क्योंकि जब जो प्रॉमिसेस करके डिलीवर भी नहीं कर पाते सर, इसलिए क्योंकि पैसा है नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन। पंजाब में क्या स्थिति है आज, पंजाब में स्थिति क्या है सबको जानकारी है। वादे किए वादे पूरे नहीं हो पाए। दिल्ली में 568 स्कूल, आधे 65% स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, 50% स्कूल ऐसे हैं जहाँ वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 1 लाख बच्चा हर 9वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है पिछले 5 साल से। 1 लाख बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। कहाँ से डाटा ला रही है, मैं आपको डेटा भेज दूंगा। पर आपको टोका, अच्छी बात है, कैसी आदत है गंदी ये प्लीज थोड़ा कुछ संयम रखिए। और जो सच सुनने की, सच नहीं सुनते नहीं से दिक्कत है। और ये मैं बता रहा हूँ, इनकी काट के हंडी जी। चलिए नीरज जी, धन्यवाद डिबेट के लिए, आपने डिबेट में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। सरदाना जी, पैसे नहीं है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और उसके बावजूद और ज़्यादा खर्चों का इस्तेमाल। देखिए ऐसा अब पंजाब का भी चुनाव हुआ था, ऐसा तो नहीं किसी को मालूम नहीं था कि वहाँ की स्टेटस रिपोर्ट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये एक क्लिक मारिए आरबीआई की वेबसाइट पे, आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके बावजूद फ्री के प्रॉमिसेस किए गए। सिर्फ एक ही सरकार नहीं, जहाँ भी जाइए आप यही पर देखने को मिलता है। तो सदाना जी, ये गाड़ी ऐसे कैसे चलेगी? मैं कंपैरिजन करके देख रहा था कि जो जिस तरीके से डेट बढ़ रहा है, बहुत मुश्किल खड़ा करेगा। चुनाव जीतते ही पैसे मांगने पहुंच गए थे। सर, इसी को तो इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स बोलते हैं। जब आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी वादे किए पंजाब को लेके, उसको ये तो पता था कि उनकी जेब से तो कुछ जाना नहीं है, हमें तो जनता को टोपी पहनानी है, और उसके बाद जब एक बार कुर्सी मिल गई तो फिर हमें वही करना है जो हम दिल्ली में कर रहे हैं। आज हालत पंजाब की यह है कि आपको लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर इनको नीडी लोगों को बेनिफिट देना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए ना। ये सबको लॉलीपॉप बांटना कि 300 यूनिट फ्री और 200 यूनिट फ्री की जरूरत क्या है? बिल्कुल गरीब आदमी को हेल्प करिए, उसके पास अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, उसको बोलिए बिल पे करे। कम से कम वो रिस्पॉन्सिबल तो होगा, उसको पता तो लगेगा कि बिजली चोरी नहीं करनी है, बिजली के पैसे लगते हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा। लेकिन जब आप टारगेटेड काम ना करके जनता को भ्रमित करते हैं, जिसको अपीजमेंट कहो या पॉपुलिज्म कहो, ये पॉलिटिकल बेईमानी है। और जब तक हम इसकी एजुकेशन जनता में नहीं पहुंचाएंगे कि जब भी आप मैनिफेस्टो लॉन्च करती है कोई भी पार्टी, ये पूछा जाए उन लोगों से कि पहले इसका पैसा बताइए कहां से आएगा। क्योंकि आज आप फ्री की लॉलीपॉप दे रहे हैं। पंजाब की हालत क्या है? आपने फ्री में बिजली दे दी, हर महीने 1 फुट वाटर टेबल नीचे जा रहा है। ये इनको चिंता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि छोटी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए हम लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म समाज और देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं जाएगा, ये तो इलेक्शन हार के घर बैठ जाएंगे, उसके बाद भुगतेगा तो देश। क्योंकि इन्होंने तो मजे कर लिए पावर में रह के, भुगतना आम आदमी को पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने दिखती है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल साहब ने अगर घर में स्विमिंग पूल बनाया, क्यों बनाया, किसके पैसे से बनाया? अपने पैसे दिए, जनता के पैसे दिए। क्या इसका जवाब देंगे कि उसका इन्वेस्टमेंट कहां से आया? जो अपने ऊपर खर्चा हो रहा है सिक्योरिटी का, उसका पैसा कौन दे रहा है? टैक्स पेयर दे रहा है। तो कहने का मतलब है स्वार्थ की राजनीति है ये मतलब इस पर रोक लगनी चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। अरविंद मुझे आपका कमेंट फाइनली, क्या 73% का डेट टू जीडीपी, 25,000 बिलियन डॉलर का कैड, करेंसी 80 पे, ये सब चिंता के कारण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, चिंता के कारण बहुत हैं और दुनिया, ऐसा लग रहा है खासतौर पे जब आप अमेरिका के और चाइना का डेटा देख रहे हैं तो हम शायद रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का माहौल है, पॉलिटिकल क्लास में सीरियसनेस बिल्कुल नहीं दिख रही है इस दिशा में जाने की। मुझे लगता है कि शायद यहाँ हमें ये समझना होगा और सोचना भी होगा कि गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं, सरकारों की बेसिक जिम्मेदारी है स्वास्थ्य, शिक्षा। आप पिछले 10 साल में अगर देखें तो इन दोनों पर जो एलोकेशन है बढ़ने के बजाय घटता चला गया है। कोविड काल में भी आपको अक्रॉस द कंट्री हेल्थ का एक्सपेंडिचर घटता हुआ दिखाई पड़ा, बढ़ता हुआ नहीं दिखाया। साथ ही साथ आप पूरे हिंदुस्तान की जब पिक्चर देखते हैं, हेल्थ का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लगभग 73% एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है।
सारी सरकारें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के बामुश्किल 25-26% हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करती हैं। बाकी लगभग 75% जो एक्सपेंडिचर है वो आम आदमी वो थ्रू द नोज पे करता है। वो जमीन जायदाद बेचता है, कर्ज में चला जाता है, पॉवर्टी में चला जाता है। हेल्थ, हॉस्पिटलाइजेशन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉवर्टी क्रिएट करने वाला फैक्टर है, और हम उस पर एक्सपेंडिचर भी नहीं बढ़ा रहे, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ला रहे। तो अगर हम ये जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ, एजुकेशन, इसके लिए मैंडेट कर दें कि इतना सरकार को करना ही है, तो एक आपका स्पेस श्रिंक होगा, और कहीं ना कहीं आपको कानूनी संवैधानिक जामा पहनाना होगा, जो बात मैंने पहले कही थी। FRBM एक्ट के तहत आपको ये मैंडेट करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट प्रोविजन करने पड़ेंगे, तभी और लोगों को ये समझना पड़ेगा। सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के डिस्क्रिप्शन पे आप इसको नहीं छोड़ सकते। हाँ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, कोशिश हम लोग करते हैं कि लोगों को ये समझाएं। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो भी चीज़ आपको फ्री मिल रही है ना, उसका पैसा आप ही दे रहे हो, डायरेक्ट नहीं दोगे, इनडायरेक्ट दोगे। सरकार के पास कोई अलग एलिनेट थोड़ी है, हमारे आपके बीच की, हम ही आप बनाते हैं सरकार, हमारे आपके बीच कोई आदमी MP MLA बनता हो, सरकार बनाता है। पैसे हमको आपको ही पे करने हैं। सवाल ये है कि कितना, एक लिमिट तक तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब बेलिमिट हो जाए, चुनाव जीतने का एजेंडा बन जाए, हर पार्टी यही करने लगे, तो समस्या खड़ी होती है। आप सीधे तौर पर नहीं देंगे तो हम सेस के तौर पर वसूल लेंगे, हम टैक्स करके वसूलेंगे, लेकिन पैसा हमको ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये गांठ बांध लीजिए, राइटिंग ऑन द स्टोन है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।